नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति को जो सामान्यकालीन शक्तियाँ प्राप्त है उनका प्रयोग वे उन परिस्थितियों में करता है जब देश के अंदर शांति हो, देश के अंदर अमन हो या विपरीत परिस्थितियाँ ना हो। हमारे संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे कि देश को अगर अन्य राष्ट्र से खतरा उत्पन्न हो जाए या संविधान को खतरा उत्पन्न हो जाए या हमारे देश की वित्त व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाए तो उससे हमारे देश में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है और ये हमारी एकता, अखंडता और हमारी देश की को संकट में डाल सकती है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य आपातकालीन शक्तियों का जिक्र किया है। आपातकालीन शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गई है। आपातकालीन शक्तियां तीन तरह की हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति को तीन आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है ताकि देश के अंदर संकट की स्थिति या विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश को इस संकट से निकाला जा सके और हमारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके, हमारे संविधान की रक्षा की जा सके और संविधान के अनुसार शासन को चलाया जा सके। इन तीनों शक्तियों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इन शक्तियों से संबंधित कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और साक्षात्कार के अंदर भी इस संदर्भ में काफ़ी प्रश्न साक्षात्कार बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं, तो इन्हें समझना में बहुत आवश्यक है। पहली शक्ति है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352। अगर राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए, ये आकांक्षा हो जाए या पूर्णतः राष्ट्रपति ऐसी स्थितियों से अवगत हो जाए कि कोई देश भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा हो या आक्रमण कर दिया हो या फिर हमारे देश के विरुद्ध साजिश रच रहा हो या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो उन विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर संपूर्ण देश में या कि देश के किसी हिस्से में जो इससे प्रभावित है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन 1979 से पूर्व आंतरिक अशांति शब्द संविधान में जोड़ा हुआ था, लेकिन इस शब्द का दुरुपयोग होने के कारण इस शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा हटा दिया गया और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति केवल दो परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, या तो देश की एकता, अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाए किसी अन्य देश से या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाए। उन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो ये शक्ति है, जब राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग करता है तो एक माह के अंदर लोकसभा से अनुमोदन होना, यानी कि इस प्रस्ताव को जो राष्ट्रीय आपात लगाया गया है उसको स्वीकृति मिलना आवश्यक है। अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तो राष्ट्रीय आपात समाप्त मान लिया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति एक माह तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, उसके बाद लोकसभा से स्वीकृति मिलना आवश्यक है। अगर ऐसी परिस्थिति हो कि लोकसभा अगर अस्तित्व में ना हो तो उस समय राज्यसभा 2 माह के अंदर ऐसे प्रस्तावों का अनुमोदन करेगी और उसके बाद नए लोकसभा के गठन के 1 माह के अंदर लोकसभा ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी देगी, तो ही राष्ट्रीय आपात को आगे के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद हर 6 माह के अंदर इस राष्ट्रीय आपात को बढ़ाने के प्रस्ताव को संसद से स्वीकृति मिलना अनिवार्य और आवश्यक है, अन्यथा ये आपातकाल समाप्त माना जाएगा। 6 माह तक, अनंत काल तक राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता है, जब तक कि हमारे देश के अंदर संकट दूर ना हो जाए। अभी तक भारत के राष्ट्रपति ने 3 बार राष्ट्रीय आपात यानी कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय
1971 में भारत पाक युद्ध के समय और 1975 में भारत के अंदर जो सिख विरोधी दंगे हो गए थे, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति ने इन शक्तियों का प्रयोग किया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात यानी कि अनुच्छेद 352 का जब प्रयोग राष्ट्रपति करता है तो क्या परिस्थितियां देश में उत्पन्न हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जब राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करता है तो उसके बाद में अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो समस्त निरस्त माने जाएंगे। यानी कि हमारे संविधान के जितने भी मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाएंगे। केवल जीवन का अधिकार और बंदीकरण की अवस्था में जो अधिकार संविधान ने प्रदान किए हैं, ये केवल राष्ट्रीय आपात के समय ये दो मूल अधिकार ही अस्तित्व में रहते, बाकी सभी अधिकार निलंबित माने जाते हैं। अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है वो भी स्थगित हो जाता है। यानी कि आपातकाल के दौरान अब कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में नहीं जा सकता है। राष्ट्रीय आपात लगने के बाद में संपूर्ण देश एकात्मक शासन में बदल जाता है। यानी कि अगर केंद्र चाहे तो संपूर्ण देश की जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनको भंग किया जा सकता है और उसके बाद जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है और उन विषयों पर कानून संसद बनाता है। राज्यों का जो शासन संचालन है वो राष्ट्रपति के नाम से संसद के द्वारा किया जाता है, केंद्र के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा संघ व राज्य के मध्य जो वित्तीय संसाधनों का वितरण होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि इस अनुच्छेद का प्रयोग करते ही हमारा देश एकात्मक शासन में तब्दील हो जाता है और केंद्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है और संपूर्ण शासन देश में राष्ट्रपति के नाम से चलता है। दूसरी आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति शासन। ये शक्ति हमेशा विवादों में रही है क्योंकि इसका दुरुपयोग राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा किया गया है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से हमें इसे समझना होगा कि है क्या। अगर किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा हो या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस समय राज्य का संचालन करना संभव नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजता है और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद में संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि जब संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा हो। आम चुनाव के बाद में अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले और सरकार नहीं बन रही हो तो उस स्थिति में इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। या फिर बड़ी संख्या में दल बदल होने की संभावना हो, या राज्य की जो सरकार है भ्रष्ट हो गई हो, या फिर राज्य की सरकार केंद्र के कानूनों का बार बार उल्लंघन कर रही हो, या फिर राज्य के अंदर पृथकतावादी आंदोलन प्रारंभ हो चुके हो, यानी कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, संविधान के अनुसार चलने में समर्थ हो, जिससे देश की एकता अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाए, संविधान को खतरा उत्पन्न हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में इस अनुच्छेद का प्रयोग कर राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा से संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारत में सबसे पहले इस अनुच्छेद का प्रयोग 1953 में पूर्वी पंजाब में किया गया और अभी तक लगभग 114 से अधिक बार भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के बाद राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। उसके बाद में हर 6 माह के बाद में संसद के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलना जरूरी है और अधिकतम 3 वर्ष तक ही संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और उसके बाद में वहां पर सरकार को बहाल करना आवश्यक होता है। अब ये आता है कि जब राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग करता है तो उसके बाद क्या शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है, केंद्र को प्राप्त हो जाती है। तो पहले कि इस आपातकाल का इस अधिकार का प्रयोग करते ही राज्य की समस्त विधायी शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। अब संबंधित राज्य के कानून बनाने का काम राज्य
केंद्र की संसद के द्वारा किया जाता है। समस्त राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो जाती है और समस्त कार्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग होते ही संपूर्ण जो राज्य का शासन संचालन है वो केंद्र के अधीन आ जाता है और इस शक्ति का प्रयोग कर राज्यसभा को राज्य की विधानसभाओं को भंग किया जा सकता है और संबंधित राज्य के अंदर अनुच्छेद 19 के अंदर जो मौलिक स्वतंत्रता है उनको निलंबित किया जा सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग दो बार 1977 और 1980 में करके 9 राज्यों को एक साथ उनकी विधानसभाओं को भंग किया गया या राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है। जिस दल की सरकार केंद्र में होती है राज्यपाल उससे संबंधित होता है और अगर विपरीत सरकारें राज्य के अंदर होती है तो ऐसी परिस्थितियों में इस शक्ति के दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती है और सत्ताधारी दल इस शक्ति का दुरुपयोग कर राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी कार्य करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है वो है वित्तीय संकट। अनुच्छेद 360, अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि हमारे देश की वित्त व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है या साख व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है तो इस अनुच्छेद का प्रयोग कर संपूर्ण देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। वित्तीय आपात की घोषणा करते ही हमारे देश के अंदर जितनी भी राज्यों की विधानसभाएं हैं उनका बजट केंद्र के द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है और केंद्र को शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो लोक सेवकों के जो वेतन हैं उनमें कटौती की जा सकती है और राज्यों के जितने भी वित्त विधेयक के या विनियोग विधेयक के वो समस्त केंद्र की मंजूरी के बाद ही पारित होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्त की पर और साख को खतरा उत्पन्न होने के बाद में इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। लेकिन इस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक भारत के अंदर नहीं किया गया है और हमारे देश के अंदर वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है। ऐसी परिस्थिति अभी तक हमारे देश के अंदर ना तो उत्पन्न हुई है और ना ही होने की संभावना नजर आती है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था है। लेकिन परिस्थितियों का पता नहीं है कि कब ऐसे आपातकाल या ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने की नौबत आ जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 आपातकालीन शक्तियों का प्रदान की गई है। अब हम बात करें कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संविधान संशोधन संबंध में, तो हम देखते हैं कि संविधान संशोधन 38, 42, 44 और 59 द्वारा हमारे आपातकालीन प्रावधानों में संसद ने संशोधन किया है। जैसे कि 38वें संविधान संशोधन द्वारा यह संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति की अनुच्छेद 352 की जो शक्ति है, राष्ट्रीय आपात की जो शक्ति है, उसे उच्चतम न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया और अब इस शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के अंदर चुनौती दी जा सकती है। 352 का प्रयोग को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को अनुच्छेद 352 से हटाया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द संविधान के अंदर जोड़ा गया, क्योंकि 1975 में इस शक्ति का दुरुपयोग हुआ और आंतरिक अशांति के नाम पर संपूर्ण देश में आपातकाल लगाया गया और जिसके परिणाम स्वरूप सिख विरोधी दंगे हुए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां ये अथाह हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह और परामर्श से ही कर सकता है, स्वयं नहीं कर सकता है। कभी वो यानी कि इन शक्तियों का प्रयोग कर तानाशाह नहीं बन सकता है। धन्यवाद।